नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ रिया राजपूत। वक्त तो चला हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड का रुख करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रेल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मां भारती के उपासक, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता और प्रख्यात कवि थे। उन्होंने राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने राजनीति में उच्च आदर्शों और मुल्कों की स्थापना की तथा इसके अलावा आपको बता दें कि लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाया। उन्होंने भारत को विश्व पटल पर सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी दूरदर्शी सोच, सरल व्यक्तित्व और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ आपको बता दें कि बैठक की है और बैठक में क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों, जन समस्याओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा भी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं की जानकारी भी ली है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी और चोरगलिया दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कुमाऊं मंडल के भाजपा जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की संगठनिक बैठक में हिस्सा लिया। इसमें आपको बता दें कि संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों, बूथ स्तर पर सक्रियता और चुनावी रणनीति को लेकर मंथन भी किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। बैठक के बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हमला भी बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और जातिवाद का राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाज समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता उसकी राजनीति को समझ चुकी है। और वहीं राहुल गांधी को असंस्कारी बताते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नेताओं के अपमान का भी आरोप लगाया है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खरगे जी की रैली थी, खरगे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए ये सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, सीताराम केसरी जी उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ किस प्रकार का काम किया, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थ, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ जहाँ वो गए, उन सभी को इस प्रकार से सम्मानित किया और उनकी जो सोच थी, उस सोच को अपनी सरकार के कार्यों में सम्मिलित किया, धरातल पर उतारने का काम किया। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि ने सभी को आत्मसात किया है, सभी को गले लगाया है, सभी को अपनाया है। और खड़गे जी और कांग्रेस का ये कहना, मैं समझता हूँ उनकी हताशा, निराशा। जहां मौसम विभाग ने आज राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। जी हां, उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है और पहाड़ से मैदान तक सुबह से बादल छाए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आपको बता दें कि जारी पूर्व अनुमान के अनुसार आज देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में बहुत भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। वहीं विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें तो बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि 17 अगस्त को देहरादून और टिहरी जनपदों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो 20 अगस्त तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा।
जिस तरीके से देखें इस वक्त देहरादून के जो है 5 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया है और बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो है अत्यधिक से अधिक बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जल निगम भी है, नगर निगम भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर जगह जगह जल भराव होने की समस्या भी देखी जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अत्यधिक बारिश में बाहर ना निकलें और अपने कामों में जो है सतर्कता बरतें। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि अभी हालांकि 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग का ये अनुमान लगाया गया है कि ये मौसम का मिजाज कुछ लगातार जो है 20 अगस्त तक ऐसा ही रहने वाला है। और देखिए इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे बादल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में ये बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही जो है 5 जिलों में भी अत्यधिक बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को किस तरीके से सावधानी बरतने की अपील की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में क्योंकि मानसून दोबारा से यहाँ पर जो सक्रियता उसकी बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है और लगातार उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अत्यधिक बारिश का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। और अगले बात की जाए तो आज क्योंकि 16 अगस्त है, 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग देहरादून के द्वारा दी गई है। और क्योंकि पहले चेतावनी जो उनका दौर था वो 16 अगस्त और 17 अगस्त के दिन का था, लेकिन जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है, तो इसके तहत 20 अगस्त तक मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। और 5 जिलों में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के सभी पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर रात से ही जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर मौसम बेहद ही बारिश का बना हुआ है, जिसके तहत जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर से कहा गया है कि अति आवश्यक कार्य ना हो तब तक अपने घरों से ना निकले। और खासकर जो यात्री हैं, जो पर्यटक है, उनको मौसम के अनुसार यात्रा करने के निर्देश दिए गए। वहीं मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा भी अभी सुचारू है, तो उसको देखते हुए भी जो चारधाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी खास निगरानी रखने की बात की गई है। खास तौर पे बात की जा रही है जो अति संवेदनशील एरिया है जहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती है, प्रशासन के द्वारा उनको चिन्हित किया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो संबंधित विभाग के द्वारा टीमें गठित कर दी गई है, ताकि अगर भूस्खलन होता है या मार्ग बाधित होता है तो उसको तुरंत खोला जा सके। वहीं यात्रियों से विशेष अपील की जा रही है कि मौसम के मिजाज को देखकर के उत्तराखंड की तरफ रुख किया जाए उनके द्वारा और किसी भी यहाँ पर आपातकालीन स्थिति से यहाँ पर बचने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी की जाए। तो वही अगर कल की बात की जाए तो कल ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में खासकर जो अति से अति बारिश होने की संभावना जताई गई है, उसके तहत मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है। और साथ ही 17, 18, 19, 20 इन दिनों में भी जो उत्तराखंड में मौसम वो बेहद बदलाव इसमें देखा जा सकता है। तेज गर्जन के साथ यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है, उसको लेकर के तमाम एहतियात बरतने की बात की गई है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ बात की जाए तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि नदी नालों के किनारे और नदी नालों के किनारे ना जाएं और पूरी सावधानी के तहत यहाँ पर चला जाए, तो उसको लेकर के मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हर स्थिति पर नजरें बनाए हुए है। जी ठीक है अमित जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वहीं भाकियू टिकैत ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है, जहां आगामी 21 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। मंगलौर गुणमंडी में भाकियू टिकैत के पदाधिकारियों की बैठक में आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर, सोलर सब्सिडी समाप्त करने और खाद की समस्या समेत विभिन्न मांगों पर चर्चा भी हुई है। और वहीं भाकियू जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि
ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद किसानों के घर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और सोलर सब्सिडी समाप्त कर दी गई है और बढ़ती महंगाई से खेती करना मुश्किल हो गया है। आज और सब जिम्मेदार लोग बुलाए भाई, जो फिर जाकर गाँव में संदेश दे। ऐसे ही एक प्रक्रिया पहले से ही मीटिंग होगी, इसमें प्रोग्राम बनाओ, गाँव में फैला जाए, चक्र ऐसे भी गाँव गाँव जाएगा। ये प्रचार प्रसार का एक सिस्टम हो। तो ये सरकार ने कोई काम नहीं कर रहे, काम सब उद्योगपति के हो रहे। हर स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही, काम हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के। चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री, सब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रहे हैं और किसान का कोई काम नहीं कर रहा। इसी मंडी में इसी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे कि वो पेनल्टी में आप कहें, आप 80 खत्म करेंगे जो सिंचाई शुल्क। आज लो जी, तो उस फाइल पर हाथ जाता ही नहीं उनके सचिव होगा। जिस फाइल में गरीब का काम हो उनमें हाथ ही नहीं जाता, उस फाइल में उठती नहीं है फाइल। तो हम भी पक्के भगत सिंह करके चल रहे और सुभाष चंद्र बोस तमाम उनके भी हम खून हमारे भीतर का। तो हम भी सरकार से लड़ते रह रहे हैं, तो करेंगे कैसे लड़ेंगे। तो इसी तरह लड़ाई जा रहा है, फिर लड़ाई शुरू कर गए। टोल आंदोलन पे उन्होंने कोई बात नहीं माननी, जैसे घर की सोलर सब्सिडी थी तो कुछ भी नहीं मानना। तो अब फिर उसी क्रम में पूरे प्रदेश में हमें ये धरना प्रदर्शन 21 तारीख को अनिश्चितकालीन शुरू होगा और सरकार का तख्त उखाड़ के फेंका जाएगा। और वहीं एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने एसआईआर के दौरान वन गुजरों की आ रही दिक्कतों को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार ग्रामीण में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने वन गुज्जरों की समस्याएं सुनी हैं और विधायक के अनुसार आपको बता दें कि अब तक 868 वन गुज्जरों को नोटिस जारी किए गए हैं और परिवार रजिस्टर की नकल देने में भी कथित तौर पर परेशानी आ रही है। अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कानूनी कार्रवाई को चेतावनी भी दी है। और विधायक ने एक गांव में 185 वोटरों को नोटिस जारी किए जाने का भी दावा किया है और कहा है कि सभी ने खुद ही आपत्ति दर्ज की है और ऐसा दिखाया गया है। हमारी विधानसभा में अभी तक जो आया है वो ये है कि 2298 जो है इस तरीके के आपत्तियां लगी है। विसंगतियां जो ये नोटिसेस है ये तो भारी तादाद में गांव-गांव बटे ही है और लोग जो है आज लाइन में लगने के अलावा दूसरा कोई काम ही उनके पास नहीं रह गया। तो जो कागज विभाग के द्वारा देना चाहिए उसको इजी करना चाहिए, उसको 1 दिन में 2 दिन में करें। अब एक बात बताइए, सुनवाई की डेट सर पे है, आपने ये चीजें पहले क्लियर नहीं की, या तो ये पहले क्लियर करते। जब प्री एसआईआर हुआ नवंबर दिसंबर में प्री एसआईआर हुआ उस समय क्यों नहीं क्लियर की कि आप ये सारे कागज भी अपने तैयार करके रखें। उस समय तो 2003 का ही बोल रहे थे ये लोग कि आप 2003 के दस्तावेज दिखाइए, अपना आधार दिखाइए, आप उसमें हो जाएंगे। अब नई चीज कह दी, अब कहाँ से व्यक्ति इतने कागज तैयार करेंगे। और मेरी विधानसभा की बात करें तो मैं तो आपत्तियों की बात करूंगी, पूरी विपत्ति ही एक वर्ग विशेष पे डाल दी गई है। आप वेबसाइट खोलकर चेक कर सकते हैं, फॉर्म 10 में लगभग 99% से भी अधिक, मतलब 100% ही मानिए, सब जो है मुस्लिम टारगेट किए गए। आज कुन्हारी का देख लीजिएगा, आप फॉर्म 10 में डालिए ना, चुनाव आयोग तो सबके लिए उसकी वेबसाइट खुली है। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां चमोली में हुए टनल हादसे के बाद आपको बता दें कि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और एसडीआरएफ इंस्पेक्टर करण सिंह ने ये बताया है कि जो घटनास्थल पर पानी अब लगभग साफ हो चुका है, लेकिन भारी मलबे के कारण रेस्क्यू टीम को तलाशी अभियान में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मलबे में पैर धंसने की वजह से टीम को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है और एसडीआरएफ के मुताबिक आपको बता दें कि हादसे वाली जगह तक खोज अभियान पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर कई मशीनों के दबे होने की जानकारी भी निकलकर सामने आई है और अधिकारियों का ये कहना है कि मशीनों के पहुंचकर जो है मलबा हटाने के बाद तलाशी अभियान को और गति मिलेगी और रेस्क्यू टीम के लिए काम आसान होगा। एक्चुअली क्या है, आज तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धंस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफ़ी वहाँ पर दबी हुई है, जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी, उनको सफाई करेगी, तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी, उसमें सर्चिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हमारे
हाँ, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दलदल की स्थिति बनी हुई है, जिसमें जो कि प्रॉब्लम में तो है, चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार अंधेरा भी है, अभी लाइट भी नहीं है वहाँ पर, तो हम अपने ड्रैगन लाइट्स और हमारी हेड टॉर्चों से मदद से हम जो है कि उनके जगह जगह पर सर्चिंग की जा रही है अंदर ही। एसडीआरएफ की कितनी कंपनियां अभी आपका सहयोग कर रही हैं? यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की 7 टीमें हैं, जो हमें श्रीनगर, जोशीमठ, गौचर और रुद्रप्रयाग से आई हुई है। हमारी टीमें लगातार उसमें इतने घंटों से जो है कि लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। आपका अनुमान क्या है कि ये ऑपरेशन कब तक सफल हो पाएगा और कब तक 2 लोगों को बाहर निकाला जा पाएगा सर? अभी तो समय तो लगेगा इसमें, क्योंकि दलदल बना हुआ है, दलदल की स्थिति है। अगर जिस दिन थोड़ी अगर वो दलदल में मलबा है, अगर साफ सफाई हो जाएगी तो लगता है कि उसमें हमें सफलता मिल सकती है। इसमें पूरा सहयोग आपको एनडीआरएफ और तमाम अन्य एजेंसीज का मिल रहा है, जिला प्रशासन का मिल रहा है सर? हाँ, सभी टीमें अपने उस पर कार्य पे लगी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, देखिए जिस तरीके से चमोली में ये हादसा 13 अगस्त को बताया गया था, 4 दिन हो गए हैं, 16 अगस्त हो गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उस दिन जो है 22 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, तो आज इसका अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है? जो टीएचडीसी का टनल है चमोली में, उसमें जो हादसा हुआ उसके बाद से ही धामी सरकार एक्टिव मोड में नजर आए। खुद पुष्कर सिंह धामी मौके पर आए, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और जो आपदा पुनर्वास के मंत्री हैं मदन कौशिक, वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और कल वहां पर जो है 8वां शव बरामद हुआ और उसके बाद जो 2 लोग अभी वहां जिनकी शव की तलाश जारी है। अभी तक जो एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी है और जिला प्रशासन है, वो युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जी, तो देखिए इस वक्त जिस तरीके से संदीप जी ये सीएम धामी लगातार नजर आ रहे हैं एक्शन मोड में, और मजदूरों की जो मौत हुई थी उनको लेकर क्या निकलकर सामने आ रहा है, उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा, क्या एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं, अब तक कितना मलबा जो है साफ कर दिया गया है, वहां की क्या स्थिति है? देखिए रिया, जो पुष्कर सिंह धामी है, उनकी सरकार ने जो मृतक है उनको 4000 लाख रुपए देने की घोषणा की और साथ में जो वहां पर घायल है उनको छोड़ने के लिए और उनको जो मुआवजा है उसको देने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया है। और साथ में देखिए, अगर सरकार की तरफ से जो एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, आईटीबीपी और तमाम जो पुलिस, चमोली पुलिस है, वो एक्टिव मोड में है। हालांकि वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, और उनका ये आरोप है कि इस प्रकार से जो 4 लाख रुपए हैं वो कोई बड़ी राशि नहीं है और जो टीएचडीसी है उसकी खामियां सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिली। तो संदीप जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहां पर इतने मजदूर काम कर रहे थे, तो उससे पहले जो है प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था जिस तरीके से यह हादसा हुआ है? रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी जो टीएचडीसी टनल है इसके अंदर 2 ट्रॉलियां आपस में इनकी टक्कर हुई थी, उसमें कई लोग घायल हुए थे। उस समय जिला प्रशासन भी वहां पर एक्टिव मोड में नजर आया। लेकिन इस वर्ष जब पहले से वहां पर पानी टपक रहा था, वहां पर जो श्रमिक हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो टीएचडीसी के अधिकारी हैं उन्होंने घोर लापरवाही देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, टीएचडीसी का ये रवैया तब बेहद खराब देखने को नजर मिला जब उनके पास जो श्रमिक है जो काम कर रहे थे उनकी गिनती तक नहीं थी। जिला प्रशासन लगातार टीएचडीसी के कर्मचारियों से पूछ रहे थे कि यहाँ पर कितने मजदूर फंसे होने की संभावना है, एक सटीक जानकारी नहीं दे पाया। और उससे बड़ी बात यह है कि लगातार जो मलबा और जो पानी अंदर आया उसके बाद वहां पर जो ऑक्सीजन जाता है उसकी भी भारी कमी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोगों का टीएचडीसी के प्रति जो टीएचडीसी की लापरवाही है उसके प्रति कल वहां पर जोरदार प्रदर्शन भी मजदूरों के द्वारा किया गया। ठीक है संदीप जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वही चमोली के पीपल कोटी में जो है टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्यों को लेकर शासन प्रशासन लगातार सक्रिय है और हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की पुष्टि भी हुई है। और घटना पर राज्यपाल
जहां लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गहरा दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, ऐसे में हादसों से सीख लेने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में आपदा प्रबंधन और राहत बचाव व्यवस्था को और मजबूत किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने पूरे दुनिया के अंदर में एक अलग मापदंड बनाया है। आपको तो याद है जब पिछली बार टनल वाली ही सिलक्यारा टनल हुई थी, किस प्रकार से पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उस चुनौती को लड़ा था। ये भी एक उसी प्रकार की चुनौती है। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि किस प्रकार हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर इसको मिले और हर एक जो सबक सीखते हैं उसको किस प्रकार से हमको लागू करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वर्ल्ड हमको देख रहा है कि किस प्रकार से हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि आपको तो याद है कि सिलक्यारा टनल में, थराली में अभी जो पीपलकोटी में हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमको बहुत सबक सिखाता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी लीडरशिप, आपने तो देखा किस प्रकार मुख्यमंत्री जी एकदम सीधा उसी वक्त में वहां पर गए हैं। हमारे हर एक कार्यकर्ता एनडीए। और इसी के साथ ही हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज नेशनल।